बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजार की श्रृंखला कपास उगाने वाले के सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदा खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुर्नूल कुर्नूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुर्नूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडो जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते। इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुर्नूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने एक व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को इस शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि उसे स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसान को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके दो आमदनी रुई के बोरे तोले रहे थे। 1500 प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिया और स्वप्ना को 3000 दे दिया। स्वप्ना केवल 3000 रुपये पाई। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस रुई कितनी बढ़िया है और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? इनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? कुर्नूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। दूसरी जीनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। तीसरी जीनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। चौथी सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। पांचवी सूत कातने की मिलें कपास से धागा बनाती है। छठवीं सूत कातने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुर्नूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति कुंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव के का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरना अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार केवल भी स्वप्ना की आय, उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो मजदूरी करके जो कमा लेते हैं। इरोड़ का कपड़ा। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारी के कार्यालय है। इस कपड़े को खरीदते हैं तथा दक्षिण भारत के शहरों व अन्य व्यापारी भी इसे बाजार में कपड़े खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश में वस्त्र निर्माताओं व निर्यातकों
को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरणों में से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ये इरोड का कपड़ा का दुकान दिखाया गया है चित्र में। इरोड में एक दुकान, ये चित्र है इरोड की दुकान। ये कपड़ा एक फर्स्ट वाली स्टेज पे देखिए, सेकेंड थर्ड में एक व्यापारी की दुकान कई साल के देश भर में वस्त्र के निर्माताओं जिनसे इन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं, वे अन्य लोगों से सूत खरीद लेते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं, वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के कर रखने के लिए उन्होंने अपने घर के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर से आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयां में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तैलियाँ, शार्टिंग, औरतों की पोशाक के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। तीसरा, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूट दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देते हैं। इरोड का कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं। व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। बुनकर व्यापारी पर किस किस तरह से निर्भर है। ये दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ये दादन व्यवस्था, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़े देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचेंगे। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखाने को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हितों में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसीलिए छोटे बुनकरों को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीनों में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था, दादान व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चे माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। यदि बुनकर खुद सूती खरीदे हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा लाभ कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़ी, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठा कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाइए कि ये किस के लाभ के लिए स्थापित की गई थी। बुनकर सहकारी संस्थाएं, हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की यह सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूती व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं
और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ा का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसे कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेते हैं। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को ओपटेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अपने शहर आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। ये कपड़ा बुनकर दिल्ली के ये एक गारमेंट्स फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाक करती। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यातक का इरोडी का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यातक करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यातक करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीज विदेशी खरीदारों के निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक ने शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चय की गई शर्तों को भरसक पूरा कराने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यातक करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वाले को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपने लाभ को बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशों में खरीदारी वस्त्र निर्यातक करने वाले से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वाले में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटना, बटन टाकना, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान दर्जी 3000 रुपये प्रति माह, स्त्री प्रेस करने वाले 1.5 प्रति पीस जांच करना 2000 रुपये प्रति माह, धागे काटना व बटन लगाना 1500 रुपये प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कमीज संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की बड़ी दुकानें पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इन कमीज $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज पर $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार इस स्थानों की पूर्ति की कमीज के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज रुपये में प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी और फिर उसने इतने संचार साधनों पर विज्ञापन के लिए खर्च किए। उसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्चे किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज में 900 रुपये लागत की पड़ी, जबकि उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे कितना का मुनाफा हुआ, वह जितना अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। इम्पैक्स गारमेंट क्यों रखा गया, चर्चा कीजिए। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर अपने विचार से मजदूरी के लिए जो भी उचित भुगतान उसकी मांग कीजिए। नीचे दिए गए कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत 600 रुपये है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत क्या क्या शामिल होता है। लागत 900 रुपये, विज्ञापन 400 रुपये, भंडारण आदि 200 रुपये, क्रय मूल्य 300 रुपये। इस चित्र खाली स्थान में भर सकते हैं। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीज बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने की खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं?
में लाभ कमाने वाला वाले कौन है? बाजार की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजारों में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उसे दर्शा सकते हैं? बल बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना वस्त्र निर्यातक का लाभ उस मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किलों से केवल अपनी रोजामर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और ईरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद की उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, चाहे वह कंता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर समझेगा कैसे? गारमेंट्स फैक्ट्री में मजदूर गारमेंट्स के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी के प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। व्यवसायिक बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? अपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायिक प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपये की राशि क्यों खर्चा करता है। बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति, बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्तियों की सूची अलग अलग बना लीजिए। ये बाजार दिखा रखी है कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने लोग अलग अलग का प्रयास करते हैं? एक और बाजार लोगों को बनाने और बेचने का अवसर देता है, जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए पैसे, जैसे छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चे माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसे वस्त्रों में कारखानों में कामगारों को साथ हुआ निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी इस रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाए हैं और कानूनों को दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम यह पढ़ेंगे कि ताबा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। चित्र में दिखाया गया है गोल SDG, decent work and the economic growth, promote such intellectual just nations, economic growth, full and production, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, सतत विकास और आर्थिक वृद्धि WWN UNDP ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। अभ्यास प्रश्न इधर दे रखा है। स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं। व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। गारमेंट निर्यातक कमीज बनाने के लिए व्यापारी से कपड़ा खरीदते हैं। सूती के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीज बेचता है। सूत काटने वाले मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। बुनकर कपड़ा तैयार कर लाते हैं। जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं और उनके गट्ठर बनाती हैं। प्रमुख शब्द संकलन में दिखाए गए हैं। जिनिंग मिलें वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिया जाता है। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेश में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्च को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। आदि खर्च आमदनी से ज्यादा हो जो
जाए जो घटा हो जाता है।